वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेप्टिक अल्सर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेप्टिक अल्सर्स क्या होता है? देखिए, आप भी जानते हैं कि स्टमक से आपका HCl सिक्रेट होता है, बट क्यों इस HCl के सिक्रेशन की वजह से जो आपकी वॉल है वो ख़राब नहीं होती, मतलब उतना ज़्यादा एसिडिक pH होने के बाद भी ये प्रोटेक्टेड रहती है। क्यों? क्योंकि आपके स्टमक में कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं जो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जैसे कि म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। बट कुछ एग्रावेटिव फैक्टर्स होते हैं जो अल्सर्स कॉज करते हैं, जैसे HCl का ज़्यादा सिक्रेट होना या फिर एक बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोराई। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये एग्रावेटिंग फैक्टर्स हैं। तो पेप्टिक अल्सर्स कब होते हैं? पेप्टिक अल्सर तब होते हैं जब इम्बैलेंस हो जाए बिटवीन प्रोटेक्टिव फैक्टर एंड एग्रावेटिव फैक्टर्स, तो उस समय क्या होता है? पेप्टिक अल्सर होता है। तो अब पेप्टिक अल्सर हो गया है, हमें आज मेनली पढ़ना है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से ड्रग यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए, इससे पहले कि आप ट्रीटमेंट के ड्रग्स के नाम याद करें, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि HCl के सिक्रीशन का रेगुलेशन कैसे होता है। मतलब मेनली तो HCl का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए जो है पेप्टिक अल्सर्स हो रहे हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ये है आपकी पेराइटल सेल। ये जो पेराइटल सेल है यहाँ पर बना हुआ है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप। तो देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप के थ्रू पोटेशियम अंदर आता है और इन एक्सचेंज विद दिस हाइड्रोजन ल्यूमेन में बाहर जाता है, और जिससे क्या होता है? HCl का सिक्रेशन होता है। तो देखिए क्या होता है, जब आप खाना खाते हैं या खाने को देखते हैं तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। वेगस नर्व जब स्टिमुलेट होती है तो वो क्या करती है? एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन कराती है, और ये जो पेराइटल सेल आपकी है जो HCl प्रोड्यूस करती है, उसके पास रिसेप्टर होते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ये एसिटाइल कोलिन कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे काम करती है और HCl के सिक्रेशन को बढ़ाती है। साथ ही ये एसिटाइल कोलिन एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल से हिस्टामिन रिलीज कराती है, और हिस्टामिन के कौन से रिसेप्टर हैं? H2 रिसेप्टर। वो पेराइटल सेल पर प्रेजेंट होते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं, जिससे HCl का सिक्रेशन बढ़ता है। उसके बाद गैस्ट्रिन कैसे रिलीज होता है? तो जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो ये रिलीज करती है गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, और ये जो गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड है ये G सेल को स्टिमुलेट करती है गैस्ट्रिन सिक्रेशन के लिए, और ये अल्टीमेटली गैस्ट्रिन भी HCl के सिक्रेशन को बढ़ाता है। तो कुछ इस तरह से गैस्ट्रिन के थ्रू, हिस्टामिन के थ्रू और एसिटाइल कोलिन के थ्रू क्या होता है? HCl का सिक्रेशन स्टिमुलेट होता है। अब कुछ तो ऐसा होगा जो इन सिक्रेशन को इनहिबिट भी करता होगा, तो वो है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो अभी हम देखते हैं, स्टिमुलेटेड बाय HCl सिक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन और गैस्ट्रिन। इनहिबिटेड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन। अब देखते हैं, अब आपने यहाँ पर देख लिया कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो एसिड के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, और ये जो है ये एसिड के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। तो आपको मेनली जो ड्रग्स देना है, ऐसे ड्रग देना है जिससे आपका एसिड सिक्रेशन कम हो। तो फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स में आप क्या करेंगे? इन सारी चीज़ को इनहिबिट करवाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, एंटी हिस्टामिनिक्स, मतलब हिस्टामिन को आपको कम करवाना है, ताकि हिस्टामिन कम होगा तो HCl के सिक्रेशन भी कम होता जाएगा। तो एंटी हिस्टामिनिक फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग। दूसरी क्लास ऑफ ड्रग है वो है एंटी कोलिनर्जिक, क्योंकि आपने यहाँ देखा था एसिटाइल कोलिन भी अपने कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे काम करता है और HCl के सिक्रेशन को बढ़ाता है, तो आप एंटी कोलिनर्जिक देंगे। ये होगा दूसरा क्लास ऑफ ड्रग। तीसरी क्लास ऑफ ड्रग है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मतलब ये जो है ना, ये है प्रोटॉन पंप, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप है। अगर आप इस पंप को इनहिबिट कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इस पंप के थ्रू ही तो HCl सिक्रेशन हो रहा है, अगर यही इनहिबिट हो जाए, यही अगर HCl सिक्रेट नहीं करे, इसे ही हम अगर इनहिबिट कर दें तो HCl का सिक्रेशन ही नहीं होगा। तो हम क्या देंगे? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, जिससे HCl के सिक्रेशन को हम रोक सकते हैं। और साथ में
हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग देंगे, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता था, HCl की सिक्रीशन को कम करता था। तो हम ऐसी और भी ड्रग्स देंगे जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होंगे, जिससे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिट हो जाएगा। तो ये जो है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन के अंदर आपको 4 क्लास पढ़ना है, एंटीहिस्टामिनिक्स, एंटीकोलिनर्जिक, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। ये 4 ड्रग आप लोगों को 4 क्लास ऑफ ड्रग पढ़ना है फर्स्ट कैटेगरी में। दूसरे जो ड्रग आपको पढ़ना है वो है गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड है तो आप ऐसा कुछ दे दो जो ड्रग, ऐसे ड्रग दे दो जो न्यूट्रलाइज कर दे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और कुछ अल्सर प्रोटेक्टिव देना है, क्योंकि अल्सर हो गया है तो उसको हमको हील करना है, तो अल्सर प्रोटेक्टिव देंगे। और क्योंकि अल्सर जो होते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होते हैं, तो हम देंगे एंटी हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोराई ड्रग, एंटी माइक्रोबियल ड्रग हम देंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ड्रग जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए ड्रग का क्लास, ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर, जिसमें गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर में हम आज पढ़ने वाले हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर काम किस तरह से करते हैं? देखिए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कुछ इस तरह से काम करते हैं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। ये है आपकी पैराइटल सेल, ठीक है, ये पैराइटल सेल है, कैनिलिकुलाई, ये है आपकी पैराइटल सेल, और इधर है आपका ब्लड, ठीक है। तो जब आपने ये ड्रग लिया तो ड्रग क्या हुआ, आपके GI ट्रैक्ट में गया, उससे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब, ये जो ड्रग था आपका वो प्रो ड्रग था। कौन से? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स प्रो ड्रग होते हैं। आपने इसको लिया, इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से ये कहाँ पहुँच गया, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ये आपके ब्लड में पहुंच गया, एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच गया। ब्लड में पहुंचने के बाद ये क्या होता है, ये पैराइटल सेल में डिफ्यूज़ हो जाता है। पैराइटल सेल में डिफ्यूज़ होने के बाद ये कैनिलिकुलाई में चले जाता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। यहाँ का pH एसिडिक है, एसिडिक pH के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट होता है, ये सल्फिनामाइड में। सल्फिनामाइड में कन्वर्ट होने के बाद ये जो है ये एक्टिव फॉर्म है, ये चार्ज्ड फॉर्म है। ये सल्फिनामाइड जो होता है वो एसएच ग्रुप के साथ कंबाइन होता है, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, कंबाइन विथ एसएच ग्रुप। एसएच ग्रुप के साथ कंबाइन होने के बाद ये क्या करता है, प्रोटॉन पंप को इर्रिवर्सिबली इनएक्टिवेट कर देता है। तो ये है आपका प्रोटॉन पंप, जिसको ये इर्रिवर्सिबली इनएक्टिवेट कर देगा। ये सल्फोनामाइड जो है ये एक्टिव फॉर्म है जो कंबाइन होता है एसएच ग्रुप के साथ, और ये इर्रिवर्सिबली प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इर्रिवर्सिबली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो यहाँ आपने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लिया। अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के बाद कुछ इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं उसके एग्जाम्पल है ओमेप्राजोल, एस्मोप्राजोल, पेंटाप्राजोल। सारे आपको याद नहीं होंगे, इसीलिए आप 3 याद रखो, ओमेप्राजोल, एस्मोप्राजोल, पेंटाप्राजोल। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब हम देखते हैं कि ये जो ड्रग होता है ना, इस ड्रग को आपको क्या खाने के आधे घंटे पहले लेना होता है, क्योंकि ये प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करता है। तो जब आप खाना खाते हैं तो एसिड सिक्रीशन बढ़ता है, तो अगर आप खाना खाने से पहले ले लेंगे आधे घंटे पहले, तो पहले से ही प्रोटॉन पंप इनहिबिटेड रहेंगे और HCl का सिक्रीशन ज़्यादा नहीं होगा। ये 80 से 98% तक एसिड के प्रोडक्शन को रोकने के लिए, सप्रेस करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद हम इसका देखते हैं थेरापेटिक यूज़। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का थेरापेटिक यूज़, तो सबसे पहला ये पेप्टिक अल्सर में हम देते हैं। पावरफुल एसिड सप्रेसिव एजेंट है ये, रैपिड एक्शन होता है इसका,
फास्टर अल्सर हीलिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें। उसके बाद इसको कब दिया जाता है? जब एक्यूट ब्लीडिंग अल्सर होता है तब दिया जाता है। स्ट्रेस की कंडीशन में अल्सर होते हैं तब दिया जाता है। एच पाइलोराई एसोसिएटेड अल्सर जब होते हैं तो इसको एंटीमाइक्रोबियल्स के साथ दिया जाता है। कुछ पेशेंट होते हैं जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं, उस कंडीशन में अल्सर होते हैं तो उस कंडीशन में भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दिया जाता है। अब देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। तो जनरली जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं वो टॉलरेट कर लेते हैं पेशेंट, और ये अच्छे हैं ड्रग। सारी क्लास ऑफ ड्रग में अगर देखें तो सबसे अच्छे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ही होते हैं। तो ये वेल टॉलरेटेड ड्रग हैं। इसके साइड इफेक्ट में देखने को मिलता है हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ये सब देखने को मिलता है। अगर लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का तो उस कंडीशन में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय से HCl के सिक्रीशन को हम रोक करके रख रहे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा क्रोनिक यूज़ है तो हाइपर गैस्ट्रीनीमिया देखने को मिलता है। हाइपर गैस्ट्रीनीमिया का क्या मतलब होता है? हाइपर गैस्ट्रीनीमिया का मतलब गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन, तो गैस्ट्रिन बहुत ज़्यादा, गैस्ट्रिन का अमाउंट बढ़ गया है। क्योंकि इसमें क्या है, गैस्ट्रिन का अमाउंट बढ़ रहा है बट क्योंकि हमने प्रोटॉन के पंप को इनहिबिट कर रखा है इसीलिए HCl का सिक्रीशन नहीं हो रहा है। तो HCl का सिक्रीशन नहीं हो रहा है तो और ज़्यादा गैस्ट्रिन रिलीज होगा, तो हाइपर गैस्ट्रीनीमिया देखने को इसमें आपको मिलेगा। गाइनेकोमेस्टिया देखने को मिलेगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थे इसके एडवर्स इफेक्ट। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को डिटेल में देखा, बाकी ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर्स की क्लास को समझने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाकी ड्रग्स, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस, गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स, अल्सर प्रोटेक्टिव और एंटी हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोराइड ड्रग। बाकी मेनली अगर आपके पास टाइम नहीं है, एग्ज़ाम आपकी बहुत ही नज़दीक है, तो यही वीडियो है जिसको आप देखेंगे तो आपका ऑलमोस्ट ये टॉपिक कवर हो जाएगा, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया है। ओमेप्रोजोल, एस्मेप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल, लेंसोप्रोजोल, ये ड्रग आपको याद रखना है। पूरा क्लासिफिकेशन भी आपको याद रखना है जो आपकी स्क्रीन पर मैंने अभी डिस्प्ले करके रखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।